हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत पर आधारित 100 से भी अधिक क्वेश्चंस। चाहे आप डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों, चाहे आप यूपी पॉलीटेक्निक ग्रुप E1 डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हों, या आप यूपी CET बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में 100 से अधिक प्रश्न होंगे। सभी लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है और चैनल पर जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर देंगे, मतलब घंटा बजा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। सन 1825 में किस वैज्ञानिक ने पोरीफेरा संघ की स्थापना की थी? सन 1825 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने संघ पोरीफेरा की स्थापना की थी? चार विकल्प है, अरस्तु ने, एलिस ने, रॉबर्ट ग्रांट ने या फिर डार्विन ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रांट नाम के वैज्ञानिक ने सन 1825 ईस्वी में संघ पोरीफेरा की स्थापना की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है। अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाले स्पंज का नाम बताइए। यानी इन चारों में से कौन सा एक ऐसा स्पंज है जो अरीय सममिति प्रदर्शित करता हो। अब अरीय सममिति क्या होती है? सपोज दैट कि ये कोई बॉडी है, अब हम इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर इसको काटें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो वहां क्या हो जाएगी? अरीय सममिति हो जाएगी। अगर आप मनुष्य को ले लीजिए तो मनुष्य में भी कैसी सममिति पाई जाएगी? अरीय सममिति पाई जाएगी। अगर इसके सेंट्रल एक्सिस से आप काटेंगे तो 2 बराबर भागों में इसकी बॉडी क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। तो अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाला स्पंज कौन सा है? साइकॉन है, स्पंजिला है, यूप्लैक्टेला है या फिर हाइलोनीमा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साइकॉन अरीय सममिति प्रदर्शित करने वाला स्पंज है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर है। ऑस्कुलम उपस्थित होता है किसमें? तारा मछली में, हाइड्रा में, रे मछली में या फिर स्पंज में? तो ऑस्कुलम भैया किसमें उपस्थित होता है? स्पंज में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है स्पंज निम्न में से किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं? 4 संरचना स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहली संरचना है ट्रोफोसाइट्स, दूसरी है थीसोसाइट्स, सी ऑप्शन है कोएनोसाइट्स और ऑप्शन डी है पिनेकोसाइट्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्पंज कोएनोसाइट्स की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर आप सभी के है। निम्नलिखित में से किस लक्षण में संघ पोरीफेरा के सदस्य अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं? कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि संघ पोरीफेरा के सदस्यों को अन्य संघ के जंतुओं से पृथक करता है, अलग करता है? खोखली कोशिकाएं, सिलेंट्रान गुहा, कीप कोशिकाएं या फिर डर्मल पैपली? तो कीप कोशिकाएं वो संरचना है जिससे संघ पोरीफेरा के सदस्य अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है नाल प्रणाली निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है? नाल प्रणाली निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है? स्पंज का, समुद्री एनीमोन का, हाइड्रा का या फिर समुद्री अर्चिन का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पंज का विशिष्ट लक्षण है। नाल प्रणाली किसका विशिष्ट लक्षण है? तो स्पंजों का विशिष्ट लक्षण है नाल प्रणाली। अगला प्रश्न है पोरीफेरा संघ के सदस्यों में अंतः कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक का यानी Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट तथा जिंक का? तो पोरीफेरा संघ के सदस्यों में अंतः कंकाल जो पाया जाता है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का बना हुआ अंतः कंकाल पाया जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है संघ पोरीफेरा के सदस्य हैं ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, यूप्लैक्टेला या फिर ऑप्शन डी है ये सभी? तो ल्यूकोसोलिनिया संघ पोरीफेरा का सदस्य है, साइकॉन संघ पोरीफेरा का सदस्य है, यूप्लैक्टेला संघ पोरीफेरा का सदस्य है।
है, तो इसलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, यूप्लेक्टेला ये सभी संघ पूरीफेरा के क्या हैं? सदस्य हैं, मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है बाथ स्पंज है क्या? स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया, साइकॉन या फिर ल्यूकोसिलिनिया? तो क्या होगा? स्पॉन्जिला क्या है? बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? साइकान का, यूप्लेक्टेला का, यूस्पांजिया का या फिर ल्यूकोसोलिनिया का? तो किसका साधारण नाम है? यूप्लेक्टेला को वीनस फूलों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। तो किसका साधारण नाम है? यूप्लेक्टेला का साधारण नाम है वीनस फूलों की टोकरी। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर ये सभी? तो हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ जो है भैया वो अमोनिया है। क्या? NH3 यानी कि अमोनिया हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूछा है निडेरिया के सदस्यों में देह भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो निडेरिया के सदस्यों में जो देह भित्ति पाई जाती है वो द्विस्तरीय पाई जाती है, डबल लेयर्ड पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोग्लिया किस संघ के जंतुओं में होती है? मीसोग्लिया एक संरचना है और यह संरचना किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? संघ पोरीफेरा में, संघ एनिलिडा में, हाइड्रोजोआ में या फिर सीलेंट्रेटा में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संघ सीलेंट्रेटा में मिसोग्लिया पाई जाती है। मिसोग्लिया संघ सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में होती है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो सीलेंट्रेटा की स्पेलिंग अक्सर हमसे टीचर्स पूछ लिया करते हैं। जब हम कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, उसके बाद पहली क्लास होती है तो जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है, इंट्रोडक्टरी क्लास जो होता है उसमें से अक्सर टीचर सीलेंट्रेटा, निडेरिया इन सब की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने बता लिया तो फिर आपका वहां पर क्या हो जाएगा? बोलबाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, संघ निडेरिया के सदस्य शरीर संगठन के किस स्तर का प्रदर्शन करते हैं? ठीक है, इनमें शरीर संगठन किस स्तर का पाया जाता है? कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, अंगीय स्तर का, ऊतकीय स्तर का या फिर अंग तंत्रीय का? तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, संघ निडेरिया के सदस्य शरीर संगठन के ऊतकीय स्तर का प्रदर्शन करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बताइए भाई सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है पोरीफेरा में, ऑप्शन बी है निडेरिया में, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा में, ऑप्शन डी है टीनोफोरा में। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निडेरिया में, और इसी को सीलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रा में पाचन होता है बाह्य कोशिकीय पाचन, अंतः कोशिकीय पाचन, सी विकल्प है दोनों। ठीक है, सी विकल्प नोट कर लीजिए दोनों प्रकार का पाचन, और डी विकल्प नोट कर लीजिए कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन, कोई नहीं। तो हाइड्रा में जो पाचन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या? बाह्य कोशिकीय पाचन, इंट्रा सेलुलर क्या? अंतः कोशिकीय पाचन। तो विकल्प सी राइट हो जाएगा। इनमें से दोनों हाइड्रा में पाचन बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रा में श्वसन, रेस्पायरेशन एवं उत्सर्जन का कार्य होता है किसके द्वारा? हाइड्रा में श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है, अधिशोषण के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विसरण के द्वारा। अब विसरण की अंग्रेजी क्या होती है? तो डिफ्यूजन
होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने विसरण की अंग्रेजी सही बताया है आपको, कि डिफ्यूजन ही होता है या फिर कुछ और होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पूछ देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है कौन? फाइसेलिया, पेनाट्यूला, ओबिलिया या फिर कोरल। तो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कौन कहलाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा, फाइसेलिया को लड़ाई का पुर्तगाली जहाज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है, प्रारंभिक या निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, निडेरिया में या फिर इसी को सीलेंट्रेटा कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया, इकाइनोडर्मेटा में या फिर एनेलिडा में। तो प्रारंभिक या निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निडेरिया या सीलेंट्रेटा में प्रारंभिक या निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि समुद्री फर के नाम से प्रचलित जंतु कौन सा है? समुद्री फर के नाम से प्रचलित जंतु कौन सा है? हाइड्रा है, ऑरेलिया है, ओबिलिया है या फिर फंजिया है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओबिलिया क्या है? ये समुद्री फर के नाम से प्रचलित है। यकीन मानिए, चाहे आप डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या पॉलिटेक्निक के लिए डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आप बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएससी बायोलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जंतु सीलेंट्रेट है? ठीक है, सीलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाला जंतु कौन सा है? समुद्री एनीमोन, समुद्री खीरा, समुद्री गाय या फिर समुद्री अश्व। ठीक है, सी हॉर्स कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन्स ये जंतु है जो कि संघ सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। पूछा गया है, चपटे कृमियों के शरीर में कितने भ्रूणीय स्तर होते हैं? चपटे कृमियों के शरीर में कितने भ्रूणीय स्तर होते हैं? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या फिर 4 स्तर। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चपटे कृमियों के शरीर में कितने? तो 3 भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं, होते हैं। प्रश्न संख्या 23 स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है, चपटे कृमियों के उत्सर्जी तंत्र से संबंधित शब्द नहीं है, यानी कि कौन से शब्द हैं जो चपटे कृमियों के उत्सर्जी तंत्र से संबंधित नहीं है? शिखा कोशिकाएं, आदिवृक्कक, सोलेनोसाइट्स या फिर गुदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुदा वर्ड क्या है? ये चपटे क्रियों के उत्सर्जी तंत्र से संबंधित नहीं है, जबकि और सारे क्या है? संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। निम्न में से किस संघ के जंतुओं के शुक्राणुओं में 2 पूंछ पाई जाती है? ठीक है, शुक्राणुओं के पास आमतौर पर एक ही पूंछ होती है, लेकिन निम्न में से किस संघ के जंतुओं के शुक्राणुओं में 2 पूंछ पाई जाती हैं, यानी यखनाई 2 पूंछ पावा जाता है? तो संघ पोरीफेरा के जंतुओं में, निडेरिया में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में या फिर कॉर्डेटा में। तो प्रश्न संख्या 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं के स्पर्म्स में, शुक्राणुओं में 2 पूंछ पाई जाती है। ठीक है, 2 पूंछ पाई जाती हैं, 2 पूंछ हुआ था। चलो अब प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 25 क्या है। 25 में पूछ रहा है कि टीनिया सोलियम में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? सोलेनोसाइट्स, क्लोम, नेफ्रीडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सोलेनोसाइट्स। टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना? तो सोलेनोसाइट्स संरचनाएं पाई जाती हैं, होती हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या पूछना चाहता है। प्रश्न संख्या 26 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य तथा अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है? ठीक है, रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है। सिस्टोसोमा, टीनिया, प्लेनेरिया या फिर फैसियोला। तो प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या होगा? सिस्टोसोमा परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा? तो सिस्टोसोमा परजीवी है जो मनुष्य तथा अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का क्या है? परजीवी है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सिस्टोसोमा।
प्रश्न संख्या 27 देखिए, पूछ रहा है यकृत कृमि में कौन सा लार्वा पाया जाता है। यकृत कृमि में कौन सा लार्वा पाया जाता है। ओंकोस्फियर पाया जाता है, मिरासिडियम लार्वा होता है, या हेक्साकैंथ लार्वा होता है, या सिस्टी सर्कस लार्वा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिरासिडियम लार्वा यकृत कृमि में पाया जाता है। कौन सा लार्वा? मिरासिडियम लार्वा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28 देखिए क्या पूछना चाहता है। प्रश्न संख्या 28 पूछ रहा है समूह निमेटोइडिया को वर्ग निमेटोहेल्मिन्थीज में किस वैज्ञानिक ने प्रवेश दिलाया। ठीक है, समूह निमेटोइडिया को वर्ग निमेटोहेल्मिन्थीज में किस वैज्ञानिक ने प्रवेश दिलाया। गेगेनबॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने, रुडोल्फी नाम के वैज्ञानिक ने, ग्रुबेन नाम के वैज्ञानिक ने, या फिर लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेगेनबॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि वर्ग निमेटोइडिया को निमेटोहेल्मिन्थीज समूह निमेटोइडिया को वर्ग निमेटोहेल्मिन्थीज में प्रवेश दिलाया। और गेगेनबॉर्न ने क्या किया था? प्लेटेहेल्मिन्थीज शब्द को भी दिया था। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न संख्या 29 स्क्रीन पर है। संघ निमेटोडा के सदस्य पूछ रहा है, बताना है। ठीक है, संघ निमेटोडा के सदस्य होते हैं असम्मिति वाले, अरीय सम्मिति वाले, द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय। आपको बता दें कि अगर इन सब पर आपको थ्योरी की क्लास पढ़नी है तो चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहां जा करके इन सब पर पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस सॉल्व करिए तो आपका आसानी से हो जाएगा और इसके बाहर क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं जाने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 29 संघ निमेटोडा के सदस्य कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भैया? असम्मिति वाले होते हैं, अरीय सम्मिति वाले होते हैं, या द्विस्तरीय होते हैं, या त्रिस्तरीय होते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, त्रिस्तरीय होते हैं। कितने? 3 स्तर वाले, 3 लेयर्ड होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30 स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कूट गुहा या मिथ्या गुहा किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। कूट गुहा या मिथ्या गुहा किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। संघ निडेरिया में, पोरीफेरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, या फिर निमेटोहेल्मिन्थीज में। तो कूट गुहा या मिथ्या गुहा की यदि बात करें तो ये संरचनाएं निमेटोहेल्मिन्थीज के प्राणियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे प्रश्न संख्या 31 पर। प्रश्न संख्या 31 पूछ रहा है कि अंध आशय शरीर संरचना पाई जाती है। अंध आशय प्रकार की शरीर रचना किसमें पाई जाती है। एनेलिडा तथा कॉर्डेटा, एस्केलहेल्मिन्थीज में, आर्थ्रोपोडा में, या फिर सीलेंट्रेटा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एस्केलहेल्मिन्थीज में अंध आशय शरीर रचना पाई जाती है। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32 स्क्रीन पर देखिए क्या पूछ रहा है निम्न में से किस संघ में पाचन तंत्र साधारण तथा आहार नाल सीधी होती है। ये सारे थ्योरी क्लासेस में बताए गए हैं। होती है जिसमें मुख तथा गुदा द्वार विरोधी सिरों पर स्थित होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये मुख हो गया तो ये गुदा द्वार हो गया, विरोधी सिरों पर, एक दूसरे के विरोधी में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 है निम्न में से किस संघ में पाचन तंत्र साधारण तथा आहार नाल सीधी होती है, जिसमें मुख तथा गुदाद्वार विरोधी सिरों पर स्थित होते हैं। निमेटोहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, या फिर देखिए पोरीफेरा में, या फिर सीलेंट्रेटा में। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निमेटोहेल्मिन्थीज में मुख तथा गुदाद्वार विरोधी सिरों पर स्थित होते हैं, आहार नाल जो है सीधी और पाचन तंत्र साधारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है, इसका राइट आंसर करना है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक निमेटोडा से कौन सा रोग फैलता है। एक निमेटोडा है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इससे कौन सा रोग फैलता है। 4 विकल्प आपसे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है दे करके कि कौन सा विकल्प राइट होगा। एस्कैरिएसिस होगा, अंकुश कृमि रोग होगा, ट्राइकिनोसिस होगा, या फिर फाइलेरिया होगा। तो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फाइलेरिया रोग होता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा स्क्रीन पर आ चुका है। किस संघ के जंतुओं की सकल शारीरिक संरचना नली के अंदर नली, आपको ऐसा लगेगा कि एक नली के अंदर नली डाल दी गई है। ठीक है, नली के अंदर नली सदृश से कहलाती है।
प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, एस्केलेमेंथीज या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनिलिडा संघ के जंतुओं की सकल शारीरिक संरचना नली के अंदर नली सदृश दिखाई देती है, कहलाती है। बात करें कि एनिलिडा वर्ड को किसने दिया था, तो लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में कॉइन किया एनिलिडा वर्ड। आप इस शब्दों पर भी ध्यान दें क्योंकि पिछले वर्ष पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 आ चुका है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है कि एनिलिड्स, ठीक है, एनिलिड्स की देह भित्ति में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं। एनिलिड्स का अर्थ हुआ कि संघ एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं की देह भित्ति में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं। और ये पेशियां अनुदैर्ध्य पेशियां, दोनों ए और बी, और केवल अनुलंब लंबवत पेशियां। तो एनिलिड्स की देह भित्ति में कौन सी पेशियां, तो ए व बी दोनों राइट होगा। क्या ए व बी दोनों राइट होगा। इनमें अरिये तथा अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 स्क्रीन पर आपके आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सीना तान करके। निम्नलिखित में से वास्तविक शारीरिक खंडीभवन किसमें पहले देखा गया था। किस संघ में वास्तविक शारीरिक खंडीभवन सबसे पहले देखा गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केलेमेंथीज में, एनिलिडा में, या फिर ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा में। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 का निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक शारीरिक खंडीभवन किसमें पहले देखा गया, तो भैया ऑप्शन सी जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है एनिलिडा में, इनमें वास्तविक शारीरिक खंडीभवन सबसे पहले देखा गया। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा है क्लोरेगोगन कोशिकाओं का क्या कार्य है। क्लोरेगोगन कोशिकाओं का क्या कार्य है, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या भोज्य पदार्थों का संचय करना। ठीक है, तो क्लोरेगोगन कोशिकाओं को वाई सेल्स भी कहा जाता है और ये स्टार लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, तारे सदृश दिखाई देती हैं ये कोशिकाएं और इन्हें वाई कोशिकाएं या फिर वाई सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वाई सेल्स में कहा जाता है। और पाई किस में जाती हैं, तो ये संघ एनिलिडा के जंतुओं में पाई जाती हैं और इनका कार्य क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है भाई, रुकेंगे तो है नहीं, अगला प्रश्न भी देखना है। तो प्रश्न संख्या 38 देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखिए, केचुए में कौन से खंड में हृदय होता है। ठीक है, मतलब दिल पाया जाता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी के या किसी भी जंतु के दिल ना हो। ठीक है, अगर ना हो बिना दिल का कोई जंतु या कोई प्राणी और मेरी जानकारी में नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो 4 विकल्प दिया गया है। अब इसमें केचुए में पूछा गया है, केचुए में कौन से खंड में हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हृदय पूछा है तो ऑप्शन ए दिया है 8वें, 12वें, 13वें खंड में, 10वें, 12वें, 13वें खंड में, 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में, या फिर ऑप्शन डी है 15वें, 16वें, 17वें और 18वें खंड में। तो केचुए में 7वें, 9वें, 12वें तथा 13वें खंड में क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सबका स्क्रीन पर दिया गया है, केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य क्या है। केचुए में एक वर्णक पाया जाता है पोरफायरिन। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक केचुए में पाया जाता है तो पोरफायरिन ऑप्शन में दिया रहेगा, तो पोरफायरिन वर्णक पर आपको टिक कर देना है। तो प्रश्न संख्या 39 पूछा है, केचुए में पोरफायरिन वर्णक का कार्य क्या है। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन है, त्वचा में भोजन निर्माण, शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा, या उत्सर्जन में सहायक। तो क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का, शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती है, मान लीजिए अगर ओजोन परत में तो छिद्र हो रहा है धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो किरणें आ रही हैं, तो अगर केचुए पर पड़ती हैं तो इनमें जो पोरफायरिन वर्णक होता है ये इन किरणों से शरीर की रक्षा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 है, केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, आरबीसी में, रुधिर प्लाज्मा में,
प्रगुही तरल में, या फिर ऑप्शन डी है जीव द्रव्य में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, क्या राइट हो जाएगा, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में, या फिर कह लीजिए रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन केचुए में पाया जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ भाई देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है, केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होता है 17वें खंड में, 14वें खंड में, 18वें खंड में, या फिर 19वें खंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18वें खंड में केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, पूछा है संघ एनीलिडा के जंतुओं के उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं। संघ एनीलिडा के जंतुओं के उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं। तो त्वचा बिल्कुल नहीं, ज्वाला कोशिकाएं बिल्कुल नहीं, और उत्सर्जिकाएं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हरित ग्रंथि ये भी राइट नहीं होगा। तो संघ एनीलिडा के जंतुओं के उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं, उत्सर्जिकाएं कहलाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43 स्क्रीन पर है, सूक्ष्म छड़नुमा गमनीय अंग सीटी का अभाव होता है। सूक्ष्म छड़नुमा गमनीय अंग सीटी का अभाव होता है केचुए में, निम्न एनीलिड्स में, जोंक में, या फिर ऑप्शन डी है जोंक एवं नेरीस में। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही ऑप्शन होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा राइट। ऑप्शन सी जोंक में इनका अभाव होता है, किसका, सूक्ष्म छड़नुमा गमनीय अंगों का, ठीक है, जोंक में अभाव होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है, नेरीस निम्न में से सदस्य है किस संघ का, एनीलिडा का, मोलस्का का, आर्थ्रोपोडा का, या इकाइनोडर्मेटा का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 44 का नेरीस किस संघ का सदस्य है। तो ये एनीलिडा संघ का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है, जोंक होती है परजीवी, स्वाश्रयी, गोलकृमि, या फिर चपटा कृमि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जोंक परजीवी होती है। ठीक है, अगर आप लोग धान के खेतों में गए होंगे या पानी में गए होंगे, ठीक है, तो अक्सर पैरों में जोंक पकड़ लेती है और खून चूसती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या राइट होगा, ऑप्शन ए परजीवी। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है, इंसेक्टा में, प्रोटोजोआ में, मेटाजोआ में, या फिर आर्थ्रोपोडा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47 स्क्रीन पर आ चुका है, पूछ रहा है आर्थ्रोपोडा में त्वचा किससे ढकी होती है, आरेखित पेशियों से, कैल्शियम युक्त खोल से, काइटिन युक्त उपचर्म से, या फिर ऑप्शन डी है श्लेष्म से। तो आर्थ्रोपोडा में त्वचा किससे ढकी होती है। आर्थ्रोपोडा में त्वचा कहने का तात्पर्य यह है कि संघ आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा किससे ढकी होती है। तो काइटिन युक्त उपचर्म से ढकी होती है। ऑप्शन सी क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 स्क्रीन पर है, तिलचट्टे की देह गुहा होती है। तिलचट्टा यानी कि काकरोच, लड़कियां इससे बहुत डरती हैं, कई लड़के भी होते हैं जो तिलचट्टे से डरने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई खैर, तो तिलचट्टे की देह गुहा होती है सीलोम प्रकार की, हीमोसील, या फिर स्यूडोसील, या फिर सीलेंट्रान। तो तिलचट्टे की देह गुहा क्या होती है, हीमोसील होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 देखिएगा 48 के बाद, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर होता है। तो ये किसके कारण हो सकता है, कौन सा वर्णक है जिसके कारण आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में जो रुधिर पाया जाता है वो हल्का हल्का नीला दिखाई देता है। किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमिन के कारण, या फिर पोरफायरिन के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण आर्थ्रोपोडा जंतुओं में रुधिर हल्का नीला हो सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50 स्क्रीन पर देखिएगा, शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रावार पाया जाता है। स्तनधारी में, प्लैटीहेल्मिन्थीज में, मोलस्का में, या फिर
फिर इकाइनोडर्मेटा में। तो शरीर के ऊपर किस संघ में? तो मोलस्का संघ के जंतुओं में प्रावार पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है, काकरोच में संयुक्त नेत्र किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ठीक है, कंपाउंड आई। काकरोच में संयुक्त नेत्र किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? स्तराधान प्रकार का, अध्यारोपण प्रकार का, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 51 का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्तराधान प्रकार का प्रतिबिंब काकरोच में संयुक्त नेत्र बनाते हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 52 पूछ रहा है स्क्रीन पर, कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है केंचुए में, मेढक में, झींगा में, या फिर कॉकरोच में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट याद कर लेने वाले क्वेश्चंस है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग राइट आंसर करेंगे। तो कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर करना है, 4 विकल्प है, केंचुए में, मेढक में, झींगा में, या फिर कॉकरोच में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉकरोच में कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53 देखिए, कॉकरोच पर फिर क्वेश्चन आ चुका है। कॉकरोच में एलरी पेशियां होती हैं, तो ये किससे संबंधित होती हैं? कॉकरोच में एलरी पेशियां किससे संबंधित होती हैं? हृदय से, डायाफ्राम से, ट्रैकिया से, या फिर मैलपीघी नलिका से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, हृदय से संबंधित होती हैं। कॉकरोच में एलरी पेशियां हृदय से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए क्या है? ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि कॉकरोच का हृदय होता है कितने कक्षों वाला? 13 कक्षों वाला, 12 कक्षों वाला, 11 कक्षों वाला, या फिर 10 कक्षों वाला? तो बताइएगा भैया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो कॉकरोच का हृदय क्या होता है? ये 13 कक्षों वाला है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 55 स्क्रीन पर है, केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, जो शरीर में ना पचे बाहर हो और उनमें नाइट्रोजन पाया जाता हो। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी, अमोनिया। देखिए इनमें NH3, ठीक है, देखिए अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन पाया गया अमोनिया में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, 56वां, मोलस्का का कवच होता है इसके शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? मोलस्का का कवच इसके शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? रेडुला पार्ट से, प्रावार से, आवरण से, या फिर उदर से? तो प्रश्न संख्या 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रावार से। प्रावार से मोलस्का का कवच सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, पूछ रहा है मोलस्का के पाचन तंत्र में रेडुला का मुख्य कार्य क्या है? रेडुला संरचना है, ये कौन सा काम करती है? भोजन को चबाना, फिल्टर फीडिंग, गमन, या फिर खाद्य पदार्थों का क्या प्रचलन? ठीक है, तो बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। तो 57 का ऑप्शन ए होगा, भोजन को चबाना। मोलस्का के पाचन तंत्र में रेडुला का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चबाना। चलिए अब 57 के बाद अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 58 स्क्रीन पर आ चुका है, मोलस्का का श्वसन वर्णक है क्या? क्लोरोक्विन है, होमोएरिथ्रिन है, हीमोसाइनिन है, या फिर हीमोग्लोबिन है? तो मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या होगा? हीमोसाइनिन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हीमोसाइनिन मोलस्का का श्वसन वर्णक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 59, पर्ल ओयस्टर किस वर्ग का जंतु है? सिफेलोपोडा का, पेलेसिपोडा का, स्कैफोपोडा का, या फिर गैस्ट्रोपोडा का? तो प्रश्न संख्या 59 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, पेलेसिपोडा का। ठीक है, पेलेसिपोडा वर्ग का जंतु पर्ल ओयस्टर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 60 पूछ रहा है कि मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? ठीक है, किस संघ के जंतु मोती का उत्पादन करते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, या फिर निडेरिया? तो प्रश्न संख्या 60 का जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा राइट
राइट आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोलस्का संघ के जंतु मोती का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 स्क्रीन पर। किस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? किस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? ठीक है, जितने भी मेंबर पाए जाएंगे सभी समुद्र में निवास करने वाले ही होंगे। देखिए भाई, क्वेश्चंस ज़्यादा लाया गया है, इस वजह से ये जो है लाइव कमेंट पढ़ने वाला लाइव नहीं है। ठीक है, ये केवल आंसर देने वाला लाइव है और आप अपने आंसर्स देते जाएंगे और मैच करते जाएंगे और सभी प्रश्नों को याद करते जाएंगे। तो मोलस्का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या इकाइनोडर्मेटा, इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट होगा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। स्टारफिश आपने सुना होगा, तारा मछली, ये इसी संघ का जंतु है, तारा मछली। चलिए, प्रश्न संख्या 62 पूछ रहा है निम्न में से किस संघ के प्राणियों में लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है परंतु वयस्कों में पंचकोणीय अरीय सममिति पाई जाती है? देखिए, लार्वा में द्विपार्श्व सममिति और वयस्कों में पंचकोणीय अरीय सममिति तो किस संघ में पाई जाएगी? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, आर्थ्रोपोडा में या फिर निडेरिया में? तो प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेटा में। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 63 स्क्रीन पर है। इकाइनोडर्म में उपस्थित लक्षण है जल परिवहन तंत्र, एंटीरोसीलिक सीलोम, पंचतई अरीय सममिति या फिर उपर्युक्त सभी। ये सारे थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है, जिन लोगों ने, वो देख सकते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित लक्षण क्या है? जल परिवहन तंत्र का पाया जाना, एंटीरोसीलिक सीलोम और पंचतई अरीय सममिति। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 64 पर आएंगे हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न संख्या 64 पूछ रहा है कि कंटकीय त्वचीय प्राणियों में शरीर संगठन पाया जाता है। ठीक है, कंटक त्वचीय प्राणियों में शरीर संगठन पाया जाता है क्या? यानी कि इकाइनोडर्मेटा में। तो प्रश्न संख्या 64 का क्या राइट आंसर होगा? ऊतक स्तर, अंग स्तर, कोशिकीय स्तर या फिर अंग तंत्र स्तर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंटक त्वचीय प्राणियों में शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। ठीक है, जिन लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाएगा वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा, स्क्रीन पर आप ही के आ चुका है। ठीक है, आपको ज़्यादा याद करता है इसीलिए प्रश्न संख्या 65 66 आगे आता जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है इकाइनोडर्मेटा में नालपाद ट्यूब फीड किससे संबंधित होते हैं? नालपाद ट्यूब फीट, ये प्रश्न 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एम्बुलेक्रल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो इकाइनोडर्मेटा में नालपाद क्या होता है, किससे संबंधित होता है? इसकी थ्योरी क्लास में हम बता चुके हैं। एम्बुलेक्रल तंत्र, ये तंत्र क्या है? ये लोकोमोशन से संबंधित तंत्र है। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 66 है अरस्तु की लालटेन किसमें पाई जाती है? ठीक है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो, ठीक है, बताइएगा कि जो लालटेन की रोशनी में पढ़े हैं? भाई मैं तो लालटेन और डिबरी की रोशनी में पढ़ाई किया हूँ। ठीक है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े हैं? भाई पहले तो बिजली हर गांव में नहीं थी, जब से मोदी जी आ गए हैं तब से भाई लाइट, भाई देखिए जो अच्छे काम हुए उनकी तारीफ करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे खुद के गांव में 70-72 साल से लाइट नसीब नहीं था, लेकिन मोदी जी ने सौभाग्य योजना चला दिया। कैसी योजना? सौभाग्य योजना, जिससे हम लोगों को क्या मिल गई? बिजली मिल गई और 18 घंटे कम से कम लाइट रहती है। तो जो काम अच्छे होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। चलिए, अरस्तु की लालटेन किसमें पाई जाती है? समुद्री अर्चिन में, तारामीन में, समुद्री एनीमोन में या उपर्युक्त सभी में? तो उपर्युक्त सभी बिल्कुल गलत है, सभी में नहीं पाया जाता, केवल एक में पाया जाता है। किसमें? समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरस्तु की लालटेन समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। बिल्कुल याद कर लीजिए यह प्रश्न। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, पूछ रहा है कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पंजों में, हाइड्रा में, सैंड कृमि में या फिर तारा मछली में? तो बात करें यदि कॉलर कोशिकाओं की, तो ये कोशिकाएं स्पंजों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? स्पंजों में। ऑप्शन ए होगा क्या? ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा, अधिकांश वयस्क कार्डेट्स में पृष्ठरज्जु निम्न में से किस संरचना में परिवर्तित हो जाता है? पृष्ठरज्जु, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, तो कशेरुक दंड में, क्लोम दरारों में,
अंतःकंकाल में या फिर हृदय में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अधिकांश वयस्क कार्डेट्स में, कार्डेट्स का अर्थ क्या हुआ, संघ कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में पृष्ठरज्जु निम्न में से किस संरचना, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नोटोकार्ड नाम का आपने सुना होगा, नोटोकार्ड। चलिए प्रश्न संख्या 69 पर आ जाते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 69 क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न संख्या 69 पूछ रहा है कि हेमिकार्डेटा का शरीर विभाजित होता है शुंड, कालर एवं पुच्छ में। देखिए शुंड माने सूंड समझ लीजिए, आप एक हिसाब से याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है मुंह, जबड़ा, कॉलर एवं पुच्छ में। पुच्छ माने क्या, पूछ, ये तत्सम शब्द लिख दिया गया है तद्भव का। चलिए प्रश्न संख्या सी दिया है शुंड, लंबा वक्ष एवं पुच्छ में। ऑप्शन डी दिया है शुंड, कालर एवं धड़ में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 69 का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सूंड, कालर व धड़ में हेमिकार्डेटा का शरीर विभाजित होता है। थ्योरी की क्लास में ये बताया जा चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 70 आ चुका है स्क्रीन पर। 70 पूछ रहा है संघ हेमिकार्डेटा में श्वसन होता है त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम दरारों से या उपरोक्त सभी से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? संघ हेमिकार्डेटा में श्वसन, ठीक है, रेस्पायरेशन किससे होता है? क्लोम दरारों से होता है। किससे होता है? क्लोम दरारों से होता है। ऑप्शन सी क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 71 में ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है थ्योरी की क्लास में। उपसंघ यूरोकार्डेटा में के सदस्यों की आहार नाल किस आकार की होती है? टी आकार की, यू आकार की, ओ आकार की या फिर डी आकार की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उपसंघ यूरोकार्डेटा के सदस्यों की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, किस आकार की होती है? क्या राइट होगा? यू आकार की पाई जाती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूरोकार्डेटा यू से, तो यू आकार की आहार नाल पाई गई, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 72 स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 72 स्क्रीन पर है। पूछ रहा है हर्डमानिया का लार्वा हर्डमानिया की अपेक्षा कैसा होता है? ये प्रश्न मुझे बिल्कुल याद है, विनोद सर की क्लास थी। किनकी? विनोद सर की क्लास थी और उन्होंने अच्छे से थ्योरी में बताया था। हर्डमानिया का लार्वा हर्डमानिया की अपेक्षा कैसा होता है? कम विकसित होता है, अधिक विकसित होता है या कुछ समय तक कम बाद में अधिक होता है, कुछ समय तक कम होता है बाद में अधिक विकसित हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 72 का जो राइट आंसर होगा, हर्डमानिया का जो लार्वा है वो हर्डमानिया से अपेक्षा कैसा होता है? अधिक विकसित होता है। ठीक है, ज़्यादा डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 73 स्क्रीन पर आ चुका है। 73 पूछ रहा है एम्फीऑक्सस में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। एम्फीऑक्सस में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं उदर में, मुख गुहिका में, ग्रसनी में या फिर ओरल सिरा में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एम्फियाक्सस में क्लोम छिद्र किसमें पाए जाते हैं? ग्रसनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 स्क्रीन पर है। मछलियों का हृदय होता है, मछलियों का हृदय होता है द्विकक्षीय, त्रिकक्षीय, चतुष्कक्षीय या फिर पंचकक्षीय? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मछलियों का हृदय कैसा होता है भैया? द्विकक्षीय होता है। ठीक है, टू चैम्बर्ड। पहला एट्रियम पाया जाएगा और दूसरा वेंट्रिकल पाया जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 75 पूछ रहा है लवणीय जल में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन मछलियां किस वर्ग की थी? प्लाकोडर्मी की, कॉन्ड्रिक्थीज की, आस्टिकथीज की या फिर ये सभी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लवणीय जल में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन मछलियां प्लाकोडर्मी वर्ग की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा। रोहू मछली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लोबियो रोहिता। तो निम्न में से किसका उत्सर्जन करती है? यूरिया का, यूरिक अम्ल का, अमोनिया का या फिर नाइट्रोजन का? तो प्रश्न संख्या 76 है, रोहू मछली निम्न में से किसका उत्सर्जन करती है? तो ये किसका उत्सर्जन करती है? किसका उत्सर्जन करती है रोहू मछली? बता दीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमोनिया का। तो जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनियोटिलिक कहा जाता है। जो जंतु यूरिया का करते हैं उनको यूरियोटिलिक कहा जाता है, और जो लोग यूरिक अम्ल का करते हैं उनको यूरिकोटिलिक कहा जाता है। जबकि जो लोग नाइट्रोजन का करते हैं उनको नाइट्रोजन का करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रश्न संख्या 76, रोहू मछली निम्न में से किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। अब नाइट्रोजन का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ पर भूल गया हूँ।
ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 77 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 77 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है। कंगारू है, कबूतर है, शार्क है, खरगोश है। 4 विकल्प स्क्रीन पर आपके है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 77 का तो इसके लिए भाई 4 विकल्प दिया गया था, कंगारू, कबूतर, शार्क तथा खरगोश। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इस वजह से रुक गई थी क्लास। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर तापी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शार्क ये जंतु है, क्या है, ये मछली है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शार्क को मछलियों का राजा कहा जाता है, तो ये शीत रुधिर तापी है। ये प्रश्न DDU एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा भी जा चुका है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा। उभयचरों का हृदय होता है त्रिकोष्ठीय, चतुर्कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय या फिर एक कोष्ठीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, आप सभी का क्या राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सभी को लाइव चैट में बताना है। उभयचरों का हृदय कैसा होता है, त्रिकोष्ठीय होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 79 स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सदस्य जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होते हैं। ठीक है, यानी जल में भी रह जाएंगे और स्थल में भी रह जाएंगे। तो बिना देखे इसका आंसर कर देना है उभयचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 80 स्क्रीन पर आ चुका है। 80 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उभयचरों का मध्यकर्ण कितनी कर्ण अस्थिकाओं से मिलकर के बना होता है, 2, 1, 3 या फिर 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक अस्थि से, एक अस्थिका से मिलकर के उभयचरों का मध्यकर्ण, बीच वाला कान बना होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 81 स्क्रीन पर है। उभयचरों के मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी या फिर 14 जोड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 जोड़ी। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेकर के चलते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 82 स्क्रीन पर आ चुका है। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑफियोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। भाई देखिए, साइंस कितना विशाल हो गया है, विस्तृत हो गया है। अगर आपने मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया तो उसका अलग से विज्ञान हो गया, पौधों के बारे में अध्ययन किया तो उसका अलग से विज्ञान हो गया। छिपकली, अब जंतुओं के बारे में अध्ययन किया, अलग विज्ञान हो गया। अब जंतुओं में भी अलग अलग जंतु, तरह तरह के जंतु जिनके बारे में आप जो अध्ययन करेंगे उनका अलग अलग विज्ञान हो गया। सांप के बारे में अध्ययन किया, अलग विज्ञान हो गया। जहर के बारे में अध्ययन करेंगे तो अलग विज्ञान हो गया। ठीक है, तो उन पे सब पे चर्चा नहीं करना है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि छिपकलियों के अध्ययन को सिर्फ क्या कहा जाता है, तो हर्पेटोलॉजी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 83 स्क्रीन पर आ चुका है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है छिपकलियों में, सर्पों में, क्रोकोडाइल्स में या फिर ऑप्शन डी है इन सभी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, क्रोकोडाइल्स में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। प्रश्न पूछे तो छोड़ के नहीं आना है, टिक लगा करके आना है। प्रश्न संख्या 84 है। निम्न में से किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, नागराज, मगरमच्छ, कैलोटस या फिर कूर्म। ठीक है, सरीसृप। तो ऑप्शन ए नागराज, बी मगरमच्छ, सी कैलोटस, ऑप्शन सी कूर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मगरमच्छ के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 85 प्रश्न आ गया है। पक्षी तथा सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, पक्षी तथा सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा अमोनिया तथा यूरिया, ये दोनों। तो पक्षी तथा सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल ये कैसे होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 86 स्क्रीन पर अब आप सभी के लाते हैं। प्रश्न संख्या 86 लाते हैं भाई। प्रश्न संख्या 46 क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है 86, 46 नहीं भाई 86। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो हमें भी अमित शाह वाला बना देंगे। 86 को 46 लाख कहते हैं, तो ऐसा तो करना नहीं है भाई। है, चलिए खैर। तो प्रश्न संख्या 86 है, इसको 86 ही कहेंगे, ना कि 46। तो
86 यानी 86 नंबर का क्वेश्चन, एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? पक्षी एवं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, सरीसृप एवं स्तनी, या फिर ऑप्शन डी है सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, तीनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी तीनों ही एमनियोटा समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। प्रश्न संख्या 87 देखिएगा, सरीसृपों के अंडे कैसे होते हैं? अपीतकी होते हैं, मध्य पीतकी, सूक्ष्म पीतकी, या फिर अति पीतकी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरीसृपों के अंडे अतिपीतकी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 88 स्क्रीन पर आ चुका है। छिपकलियों व सर्प किस गण के अंतर्गत रखे जाते हैं? छिपकलियां व सर्प यानी सांप किस गण के अंतर्गत रखे जाते हैं? गण यानी कि ऑर्डर। आपने जंतु जगत वर्गीकरण का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि गण, संघ, उपसंघ, फाइलम ये सारी चीजें क्या है। तो छिपकलियां व सर्प किस गण के अंतर्गत रखे जाते हैं? रिंकोसिफेलिया, स्क्वैमेटा, क्रोकोडिलिया, या फिर किलोनिया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्क्वैमेटा गण के अंतर्गत छिपकलियां व सर्प रखे जाते हैं। चलिए भाई, तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अरे सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा। स्क्वैमेटा छिपकलियां व सर्प किस गण के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो स्क्वैमेटा गण के अंतर्गत रखे जाते हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, लक्षण पर आधारित है। यदि एक सर्प की पूंछ बेलनाकार है, ठीक है, बेलन के आकार की है, वह उदर पर छोटे छोटे सल्क हैं, तो वह कैसा होगा? स्थलीय व विषैला सर्प होगा, स्थलीय व विषहीन सर्प होगा, जलीय व विषैला होगा, या फिर ऑप्शन डी है जलीय व विषहीन दोनों प्रकार का होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वो सांप कैसा होगा? स्थल पर पाया जाने वाला होगा तथा उसमें विष नहीं पाया जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या होगा? पाइथन होगा या एनाकोंडा होगा या क्या होगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिसमें जहर ना पाया जाता हो। चलिए प्रश्न संख्या 90 स्क्रीन पर है। क्या है? निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा समूह स्तनियों के समान शरीर के तापमान को उच्च एवं स्थिर बनाए रखता है? निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा समूह स्तनियों, ठीक है, मेमेलिया वाले जो आते हैं, उसके बाद मेमेलिया के समान शरीर के तापमान को उच्च एवं स्थिर बनाए रखता है? सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, या फिर मछलियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा? तो पक्षियों का समूह है, ये स्तनियों के समान क्या शरीर के तापमान को उच्च और स्थिर बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 पूछ रहा है कि पक्षियों में दांत किस प्रकार के होते हैं? देखो भाई, अब दांत किसके अंदर किस प्रकार के होते हैं भी पूछ लिया गया है कि मैंने केकर दांत कौन मेयर का है? तो इनैमल युक्त है, इनैमल रहित है, मुलायम एवं लचीला आवरण के लिए है, आवरण के साथ है, या फिर ऑप्शन डी अनुपस्थित है। अब देखिए भैया, पक्षी में चिड़ई, गांव में है चिड़ई बोलत है, तो चिड़ई में दांत कौन मेयर के होते हैं? इनैमल युक्त, इनैमल रहित, मुलायम और लचीला आवरण के साथ, या फिर चिड़ई में दांत नहीं पाए जाते हैं। चिड़ई अंदर, पक्षी में दांत नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 52 देखिए आ चुका है। पूछ रहा है कि क्या, प्रश्न संख्या 52 क्या पूछ रहा है कि प्रीन ग्रंथि, ठीक है, प्रीन ग्रंथि किसमें पाई जाती है? रेप्टिलिया में, पक्षियों में, स्तनियों में, या फिर मछलियों में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में करके बताना है, लाइव चैट सेक्शन में बताना है। 4 विकल्प है, रेप्टिलिया, पक्षियों में, स्तनियों में, या फिर मछलियों में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा93 ग्रंथि पक्षियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ये सारे प्रश्न याद करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 93 स्क्रीन पर आ चुका है। पक्षियों की विषबोन बनती है, ठीक है, विषबोन, ठीक है, पक्षियों की विषबोन कहाँ बनती है? अंश मेखला में, पश्चपाद में, करोटी में, या फिर श्रोणि मेखला में? ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए, अंश मेखला से पक्षियों की विषबोन बनती है। भाई आज पहली बार ये हमारी क्लास है कि जब 100 क्वेश्चन से ज़्यादा होने जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं अगर वर्ड इधर उधर हो जाए तो वो आप सब लोग माइंड नहीं करेंगे, उतना सुधार आप खुद से कर सकते हैं, आप इतने हैं, ठीक है।
कि सुधार खुद से कर सकते हैं। हम देखिए पूछा है कि पक्षियों का हृदय होता है 3 कक्षीय, 4 कक्षीय, 2 कक्षीय या फिर 1 कक्षीय। तो पक्षियों का हृदय कितना है, ये 4 चैम्बर्ड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 95 देखिएगा। पूछ रहा है कि पक्षियों में अंतिम 4 पुच्छीय कशेरुक समेकित होकर क्या कहला, समेकित का अर्थ क्या होता है, समान रूप से एक होकर के, तो क्या बनाती हैं, पाइगो स्टाइल संरचना बनाती हैं, फर्कुला संरचना बनाती हैं, दोनों ही संरचना यानी ये और ये दोनों बनाती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पक्षियों में अंतिम 4 पुच्छीय कशेरुक समेकित होकर क्या बनाती हैं, पाइगो स्टाइल नाम की संरचना बनाती हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए, करेक्ट हो जाएगा, पाइगो स्टाइल नाम की संरचना बनाती हैं। चलिए भाई, पक्षी पर बात बहुत हुआ है, अब आप सभी लोग बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पक्षी कौन सा लगता है, तोता, चील, गिद्ध या फिर कौन सा, या गौरैया पसंद आपको आती है। तो प्रश्न संख्या 96 स्क्रीन पर है, पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग क्या है, कंठ, घाटी, शब्दिनी या फिर नासाग्रसनी, कौन सी संरचना है जिससे पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है, वो बोल पाते हैं। ठीक है, कौवा जैसे देखो बोलता है काव काव, कोयल देखो जैसे कितना मीठी बोलती है, कौवा कोयल दोनों अलग अलग हैं, दोनों काले हैं, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, दोनों में अंतर क्या, उसकी बोली से अंतर। ठीक है, हिंदी में ये सब पढ़ाया जाता है। चलिए, तो पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शब्दिनी। शब्दिनी क्या है, ये अंग है, ये संरचना है जिससे पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 स्क्रीन पर है, मार्सुपियलिया क्या उदाहरण है, मार्सुपियलिया का उदाहरण क्या है। भाई सड़क के किनारे हमारा जो है पड़ जाता है रूम, तो ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं तो बैकग्राउंड पर आप लोग इतना ध्यान मत कीजिएगा, बुलेट चला जाता है तो हमरे वजिया गायब हो जाता है। अब बताइए, अगर बुलेट जाने लगे बगल से ना तो हमरे वजिया गायब हो जाता है कि हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ हम ही नहीं सुन पाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है भाई, तो इसलिए वजह से थोड़ा बहुत रुक जाते हैं। अब इतना लंबा वीडियो हो जा रहा है तो इसको एडिट भी नहीं किया जा सकता। तो मार्सुपियलिया का उदाहरण क्या है, मैक्रोपस, हाथी, घोड़ा या फिर खरगोश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्सुपियलिया का उदाहरण है मैक्रोपस। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 98 स्क्रीन पर आप सभी के आ चुका है। 98 क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है, माने चिड़ई और चमगादड़ दोनों जने अलग अलग हो जाते हैं, कौने नाते, का कारण है कि अलग अलग हो जाते हैं। समशीतोष्णता है यानी कि समतापता है, कि चिड़िया में भी तापमान समान और चमगादड़ में भी तापमान समान यानी दोनों समतापी होते हैं, या फिर चतुर्वेशमी हृदय यानी कि चमगादड़ चिड़िया में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट और चमगादड़ में भी कैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट। सी ऑप्शन है श्वास नली, दोनों में समान श्वास नली पाई जाती है। डी ऑप्शन है तंतुपट व डायफ्राम की वजह से। तो भैया इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसकी वजह से भिन्न होते हैं, अलग अलग क्यों होते हैं, तंतुपट व डायफ्राम इन दोनों में अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग तरह से होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 99 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 99 पूछ रहा है, स्तनधारियों के हृदय के चारों ओर कौन सी गुहा पाई जाती है। ठीक है, स्तनधारियों यानी वर्ग मेमेलिया के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के हृदय के चारों ओर कौन सी गुहा पाई जाती है। सेमीकार्डियल गुहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेरिकार्डियल गुहा, प्लूरल गुहा या फिर वक्ष गुहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पेरिकार्डियल गुहा। ठीक है, हृदय किससे होता है, कार्डियक मेम्ब्रेन से, कार्डियक मसल्स से। तो कार्डियक से आप कार्डियल ऐसे याद कर सकते हैं, पेरी माने चारों तरफ और कार्डियल माने कार्डियक पेशी से बनी हुई गुहा। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तनधारियों के हृदय के चारों ओर कौन सी गुहा पाई जाती है, तो पेरिकार्डियल गुहा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 100 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, हमने कहा कि 100 से अधिक प्रश्न रहेंगे तो रहेंगे। चमगादड़ किस गण से संबंधित है, कार्निवोरा से, कायरोप्टेरा से, डर्मेप्टेरा से या फिर सिटेसिया से। तो प्रश्न संख्या 100 जो है 100 नंबर का क्वेश्चन है, चमगादड़ किस गण से संबंधित है, तो चमगादड़ जो है ये वर्ग कायरोप्टेरा से संबंधित है। ठीक है, वर्ग कायरोप्टेरा से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 101 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा गुण पक्षी व स्तनधारी में समान होता है। ठीक है, स्तनधारी यानी वर्ग मेमेलिया के अंतर्गत आने वाले जंतु व पक्षी ईप्स। ठीक है,
वर्ग देखिए भाई, तो स्तनधारी और पक्षी में कौन सा गुण होता है जिसके कारण दोनों समान होते हैं? 101 पूछ रहा है। कणिका में त्वचा पाई जाती है, हल्की व खोखली अस्थियां पाई जाती हैं दोनों में, या फिर जरायुज स्वभाव दोनों में होता है, या फिर समतापी शरीर होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समतापी शरीर। ठीक है, समतापी शरीर स्तनधारी व पक्षी में ये गुण ऐसा है कि जो समान होता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 102 स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्तनी है? ठीक है, सबसे बड़ा स्तनी, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनी व्हेल है, हाथी है, ऊंट है, या डायनासोर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आई होप सभी लोग करेंगे। कौन सबसे बड़ा स्तनी है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेल है। क्या? व्हेल है सबसे बड़ा स्तनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 स्क्रीन पर। स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 11 या फिर 6? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आप RS 59 रुपये का ग्रुप ज्वाइन करते हैं यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको इतने क्वेश्चंस वहां इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे कि आपकी तैयारी अगर कुछ भी नहीं हुई हो उसके पश्चात भी आप अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपका अच्छे से हो सकता है। तो ये ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको 59 रुपये फीस देना होगा। चाहे आप गूगल पे से, फ़ोन पे से, किसी से भी दे सकते हैं और आपको ग्रुप में ज्वाइन करके स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो लोग भाई चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों को क्लास दिया जाता है। यहाँ पर हमने फैन ऑन नहीं किया है, हमारा पूरा कपड़ा वगैरह सब बिल्कुल स्वेट से भीग गया है पसीने से। ठीक है, तो लाइक तो कम से कम कर दिया करिए भाई, ना वीडियो लाइक करिए, मेहनत लाइक करिए। ठीक है, तो 95 65 46 80 51 इस पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।